वो कह रहा है प्रिंसिपल ऑफ फुल डिस्क्लोजर, प्रिंसिपल ऑफ फुल डिस्क्लोजर। अकाउंटिंग मस्ट डिस्क्लोज ऑल मटेरियल इंफॉर्मेशन। ये प्रिंसिपल ये कहता है कि हमें अपनी बुक्स के अंदर सारी काम की इंफॉर्मेशन को शो करना चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ फुल डिस्क्लोजर। अगले पैराग्राफ में मैंने लिखा है इट शुड बी ऑनेस्टली प्रिपेयर्ड, फ्री फ्रॉम एनी बायस, फेवर और प्रिजुडिस, फिगर्स शुड नॉट बी मैनिपुलेटेड। यानी कि ईमानदारी से आपको सारी इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड करनी है, अपने फेवर के अंदर नहीं दिखानी, बातें जैसी हैं वैसी दिखानी है। यानी कि फिगर्स के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी, जो जैसी है वैसी है। दिस इज प्रिंसिपल ऑफ फुल डिस्क्लोजर। अब वो बात अलग है कि रियल लाइफ में कितने लोग इस बात को मानते हैं कितने नहीं, वो अलग बात है। बट मतलब कायदा कहता है कि ऐसा होना चाहिए कि आपको सारी इंफॉर्मेशन शो करनी चाहिए ईमानदारी से। It should be the sincere effort of the accountant to present facts keeping in view the various मतलब ये सब बातें वो लिख रहे हैं कि अकाउंटेंट की ड्यूटी होती है कि सब कुछ दिखाए, लेकिन अकाउंटेंट तो हमारे इशारों पे चलता है। हम उसे कहेंगे भाई हम ये चीज नहीं दिखाना चाहते, तो वो उसका रास्ता निकाल देगा कि इसको फिर ऐसे दिखा देते हैं। तो ये मतलब रियल लाइफ में छोटे बिजनेसमैन तो करते ही हैं हमेशा। और जो हम लास्ट क्लास में बात कर रहे थे ना बड़ी बड़ी कंपनीज की, उन बड़ी बड़ी कंपनीज के अंदर मुश्किल हो जाता है ये सब करना। द रीजन इज कि इसके अंदर सारी पेमेंट्स चेक से होती हैं। जितनी भी पेमेंट्स हैं वो चेक से होती है। यानी कि चेक से पेमेंट आएगी, चेक से पेमेंट जाएगी, तो मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन तो शो की ही जाती है। ठीक है। अब यहाँ पे इन्होंने बोला है मटेरियल इंफॉर्मेशन मींस द इंफॉर्मेशन केपेबल ऑफ चेंजिंग द रिजल्ट्स ऑफ द बिजनेस। यानी कि मटेरियल इंफॉर्मेशन को का मतलब है यहाँ पर कि ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन जिससे हमारे बिजनेस का रिजल्ट बदल जाए, यानी कि हमारे प्रॉफिट्स में चेंज आ जाए, ऐसी सारी मटेरियल इंफॉर्मेशन को हमें ईमानदारी से दिखाना चाहिए। ये प्रिंसिपल कहता है। ठीक है, समझ में आया? जब यस सर। जब आपके सामने मान लो कोई केस स्टडी आएगी, उस केस स्टडी के अंदर मतलब उन्होंने पूरे पैराग्राफ में कहानी बताई कि ऐसे ऐसे एक बंदे ने बिजनेस में ये चीज जो है मतलब गवर्नमेंट को बताई, ये चीज गवर्नमेंट से छुपाई, मतलब ऐसा कुछ एक केस स्टडी बना दी। और फिर उन्होंने बाद में बोला कि उन्होंने कौन से प्रिंसिपल को वायलेट किया है, यानी कि किस प्रिंसिपल को उन्होंने फॉलो नहीं किया है। वायलेट किया है का मतलब है किस प्रिंसिपल को उन्होंने फॉलो नहीं किया है। तो उसमें एक ऑप्शन प्रिंसिपल ऑफ फुल डिस्क्लोजर होगा। तो आपको वहां पर लिखना होगा कि इन्होंने पूरी इंफॉर्मेशन शो नहीं करी है, तो इट इज प्रिंसिपल ऑफ फुल डिस्क्लोजर, जो इन्होंने वायलेट किया है। ठीक है, ठीक है, बात समझ में आई? तो जब तक आप उस प्रिंसिपल को नहीं समझोगे तब तक आप इस तरह की केस स्टडीज में आपको कई जगहों पर लगेगा कि यार सारे ठीक लग रहे हैं,
मतलब ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन जो है वो भी ठीक लग रही होंगी, डी भी ठीक लग रही होगी, पर आपको थोड़ा सा मतलब डेप्थ में क्लियर रखना पड़ेगा ऐसे क्वेश्चनों के लिए, वरना सब तुक्के पे चलता है। ठीक है, तो ये जो है दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ। फिर उसके बाद मैं आपसे डिस्कस करता हूँ 11th, इसको तो मैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भी बोलूंगा, मतलब ये टीचर्स का फेवरेट है। टीचर्स फेवरेट, ठीक है, ये इसलिए टीचर्स फेवरेट है क्योंकि बहुत टीचर्स इस पे से क्वेश्चन बनाते हैं। ठीक है, ये है क्या पहले समझ लो। द बिजनेस अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट adopts a very safe policy. It accounts for all prospective losses but leaves aside all the prospective profits. इस लाइन का क्या मतलब हुआ, मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूं। हाँ जी, हम्म, यहां पर लिखा गया है इट accounts for all prospective losses but leaves aside all prospective profits। इसका मतलब हुआ never anticipate future profits but anticipate future losses। ये प्रिंसिपल ये कहता है कि, मैं यहां पे ऐसे लिख रहा हूं, फ्यूचर में होने वाले प्रॉफिट्स को पहले से प्रॉफिट नहीं मानना चाहिए, मगर फ्यूचर में होने वाले लॉसेस के लिए पहले से रेडी रहना चाहिए। रेडी रहना चाहिए से मतलब कुछ प्रोविजंस बना के रखने चाहिए। जैसे जैसे मान लो एक एक नॉर्मल इंसान अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए या अपने बच्चों की शादी करने के लिए पैसा जोड़ता है पूरी लाइफ, ये सोचकर कि भाई जिस दिन शादी करूंगा उस दिन ये सारे पैसे काम आएंगे। यानी कि फ्यूचर में होने वाला एक एक्सपेंस उसको पता है कि इसकी शादी पे इतना खर्चा होना है, या फिर इसके पढ़ाई पे इतना खर्चा होना है, तो वो उसके लिए एक मतलब मेंटली अपने आप को तैयार कर रहा है कि हाँ भाई ये पैसे जोड़ता जाऊंगा जोड़ता जाऊंगा जोड़ता जाऊंगा, जिस दिन जरूरत पड़ेगी इकट्ठे निकाल लूंगा और खर्चूंगा। तो एक्चुअली वो प्रूडेंस प्रिंसिपल को फॉलो कर रहा है अपनी रियल लाइफ में। प्रूडेंस प्रिंसिपल कहता है फ्यूचर में होने वाले प्रॉफिट्स के लिए पहले से खुशी मत मनाओ, मगर फ्यूचर में होने वाले लॉसेस के लिए पहले से तैयारी करो। मतलब आपको अगर उम्मीद है कि फ्यूचर में ये नुकसान हो सकता है तो उसके लिए पहले से रेडी रहो। ठीक है,
बात समझ में आई? मैं इसके लिए देखो यहाँ पे मैं कुछ एग्जांपल है वो दिखाता हूँ। यहाँ पर ये कह रहा है एप्लीकेशन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म, यानी कि प्रूडेंस प्रिंसिपल की बात कर रहा है। नहीं, देखो, मेंटेनिंग प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स, ये डेब्ट्स है, ठीक है। इग्नोरिंग डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स, ये जो मैंने करे हैं ये वो हैं जो आपको थोड़े बहुत समझ आ सकते हैं, जो थोड़े बहुत समझ में आ सकते हैं। मेंटेनिंग प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स, ये जो टर्म मैं यूज कर रहा हूं प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स, इसका मतलब ये है कि हर बिजनेसमैन को पता है कि जिनसे मैंने पैसे लेने हैं उनमें से कुछ लोग शायद हमें पैसे ना दें, शायद हमें पैसे ना दें, तो उनको हम लोग बोलते हैं अपने बिजनेस की लैंग्वेज में बैड डेट्स। जो हमारा पैसा नहीं देता वो बैड बैड डेट्स कहलाता है, यानी कि मैंने उससे पैसे लेने हैं, वो मेरा डेटर है, मगर वो पैसे नहीं दे पा रहा और उसने साफ मना कर दिया कि मैं नहीं दे पाऊंगा, तो वो बैड डेट्स है। तो उसके लिए पहले से प्रोविजन बना के चलना चाहिए हर बिजनेसमैन को कि इतने बैड होने के चांसेस हैं। तो जो प्रोविजन पहले से बना के चलता है उसे मतलब उसको कहेंगे कि वो प्रूडेंस प्रिंसिपल फॉलो कर रहा है, प्रूडेंस प्रिंसिपल फॉलो कर रहा है। प्रूडेंस प्रिंसिपल का सिंपल मतलब होता है कि फ्यूचर में किसी भी तरह का नुकसान होने के जो चांसेस हैं उसके लिए आपने पहले से एक प्रोविजन बना लिया, एक रिजर्व बना लिया। रिजर्व भी एक वर्ड है जो यूज किया जाता है, तो वो हमने क्रिएट कर लिया। अब यहाँ पे क्या कहा है, इग्नोरिंग डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स। अब डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स का क्या मतलब है? सर मतलब है कि जैसे वो क्रेडिटर्स हमसे गुड्स लेते हैं तो उसमें उनको डिस्काउंट कम करेंगे एक जो मिनट, गुड्स लेते हैं। एक मिनट, क्रेडिटर्स हमसे गुड्स नहीं लेते, हम क्रेडिटर से गुड्स खरीदते हैं। यस सर। तो हमने उनको पैसे देने हैं, ठीक है। मान लो यस मान सर। लो मैंने किसी से 20,000 के गुड्स खरीदे, अब मैंने उसके कितने पैसे देने हैं? सर। एक सेकंड होल्ड रखो। हाँ जी, तो मैं ये कह रहा हूं कि हम लोग उनको हम लोग उनको पैसे देते हैं। मैंने 20,000 का माल खरीदा तो मैंने उन्हें कितने पैसे देने हैं? 20,000। 20,000। अब अगर मेरे मन में चल रहा है कि यार मैं ना इस पार्टी से पैसे कम कराऊंगा, कम कराऊंगा मतलब 1,000 2,000 तो कम करवाऊंगा ही, ठीक है। यानी कि मैंने उस मन में सोच रखा है कि मैं इनको कितने पैसे दूंगा? तो 18,000। मगर 18,019। हाँ मतलब, मगर ये है कि अगर
ये डिस्काउंट जो मैं अपने मन में सोच के चल रहा हूं, ये मेरे लिए क्या है? फ्यूचर, प्रॉफिट। फ्यूचर में हो सकने वाला प्रॉफिट। और मैंने अभी कहा कि जो प्रूडेंस प्रिंसिपल कहता है, जो प्रॉफिट अभी आपको हुआ नहीं है पर हो सकता है, उसके लिए पहले से खुशी नहीं मनानी चाहिए, पहले उसे हो लेने दो। यानी कि आप क्रेडिटर से बात कर लो, अगर वो कहता है ओके, तो जब आप उसे पेमेंट दोगे और वो आपको डिस्काउंट अलाउ करेगा, तो आप उसे प्रॉफिट मानो, पहले से नहीं मानना। ठीक है? ओके सर। लेकिन फ्यूचर में होने वाले लॉस के लिए पहले से तैयारी करनी पड़ती है। दैट इज द मेन कॉन्सेप्ट ऑफ प्रूडेंस प्रिंसिपल। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे टीचर्स का फेवरेट है प्रूडेंस प्रिंसिपल। ठीक है? तो ये इस पे मतलब क्वेश्चन जरूर पूछे जा सकते हैं, मैं ये कहने की कोशिश ये कर रहा हूं। तो यहां पर ये जो मैं बोल रहा हूं, दिस इज known as prudence principle or principle of conservatism। कंजर्वेटिज्म मतलब ये दोनों एक ही प्रिंसिपल के नाम है। ठीक है? इनका ये लाइन देख रहे हो, प्रूडेंस इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिमांड्स दैट we should avoid uncertainties and make sufficient provisions for unforeseen losses। मतलब जो हमें लगते नहीं है मगर हो सकते हैं, ऐसे अनफोर्सीन लॉसेस के लिए कुछ तैयारी करके रखना इज नोन एज प्रूडेंस प्रिंसिपल, या इज द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रूडेंस प्रिंसिपल। और ये उसके कुछ एग्जांपल्स हैं, तो वो इनमें से कोई भी एग्जांपल केस स्टडी की फॉर्म में देके आपसे पूछ सकते हैं कि इन्होंने कौन से प्रिंसिपल, अगर ये सब करा है तो कौन से प्रिंसिपल को फॉलो किया है। अब यहाँ पे बोला है वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक एट कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर। यही इन्होंने अगली लाइन में लिखा है कि स्टॉक हो या इन्वेस्टमेंट हो, उसकी कॉस्ट या मार्केट प्राइस जो भी कम है उसको बुक्स में शो करा। इसका मतलब है कि लॉसेस को उन्होंने शो किया, मगर अगर उसकी वैल्यू ज्यादा है तो ज्यादा वाली वैल्यू शो नहीं करनी। जब तक आप स्टॉक को बेच नहीं लोगे, इन्वेस्टमेंट को बेच नहीं लोगे, तब तक हम उस प्रॉफिट को बुक नहीं करेंगे। अब जैसे कोई कहता है यार मेरी ना बिल्डिंग जो है वो 1 करोड़ की है, ठीक है, और मैंने उसको 70 लाख में खरीदा था, ठीक है, तो उसको कितना प्रॉफिट हो रहा है? 30 लाख। लेकिन अगले ही दिन तूफान आ गया और भूकंप आ गया, उसकी बिल्डिंग जो है उसमें गिर गई, और अब वो उसे बेचना चाह रहा है, तो कोई उसको उसके 60 लाख दे रहा है। 70 लाख में उसने खरीदी थी और अब उसके कोई 60 लाख दे रहा है। नाउ व्हाट? लॉस। अभी तो आप कह रहे थे उसको 30 लाख का प्रॉफिट है। तो फ्यूचर का था, मतलब सोच रहा था वो उसको कि यूं कहना मिलेगा। चाहिए कि जब तक उसने अपना प्रॉफिट बुक नहीं किया, मतलब बिल्डिंग बेच नहीं दी, तो वो कैसे मान सकता है कि मुझे 30 लाख का प्रॉफिट है? समझ रहे हो ना बात? भाई 30 लाख का प्रॉफिट तो मैं तभी कहूंगा ना जब मैं डील को डन कर दूंगा। अगर मैंने डील डन नहीं करी तो प्रॉफिट कैसा हो? तो मैं अपने मन मन में प्रॉफिट की खुशी मना रहा हूं।
यानी कि मैं कहने की कोशिश ये कर रहा हूं कि प्रॉफिट की खुशी तब मनानी चाहिए जब आप डील को डन कर दो। समझ गए? सिर्फ सोचने से प्रॉफिट नहीं होता, आपको लॉ कहता है आपको डील एग्जीक्यूट करनी पड़ेगी। आप लोग केबीसी देखते हो ना, या देखा तो होगा सबने? यस सर। तो यस सर। केबीसी के अंदर अमिताभ बच्चन एक वर्ड बोलता है, लॉक कर दिया जाए, लॉक कर दिया जाए, ये वर्ड बोलता है ना वो। यस सर। तो ये बोलने का क्या मतलब है? इसका मतलब जब तक मैंने चीज को लॉक नहीं कर दिया, मैं नहीं बता सकता, मतलब मैं प्रॉफिट नहीं मान सकता उस चीज को। अगर एक चीज मेरी 70 लाख की खरीदी हुई है और कोई मेरे को 1 करोड़ ऑफर कर रहा है, तो अगर मैंने उससे 1 करोड़ में डील को लॉक कर लिया, ओनली देन आई कैन से कि आई हैव अ प्रॉफिट ऑफ 30 लाख। समझ गए बात? अदरवाइज यस सर। अदरवाइज तो मेरे उसकी वैल्यू 70 लाख ही है ना। समझ गए ना बात? तो ये प्रिंसिपल जो है, ये प्रूडेंस प्रिंसिपल है, जो ये कहता है कि फ्यूचर में होने वाले लॉसेस के लिए तैयार रहो, मगर फ्यूचर में होने वाले प्रॉफिट्स को पहले से प्रॉफिट मत मानो। ठीक है? समझ गए बात? यस सर। इस पे डेफिनेटली क्वेश्चन बनेगा, ध्यान रखना। तो मतलब इसलिए ये कुछ जरूरी इंपॉर्टेंट जो है, ये ऐसे प्रिंसिपल्स हैं जिनको अक्सर टीचर थ्योरी में पहले जब जब स्कूलों में एग्जाम होते थे तो इनके ऊपर शॉर्ट नोट्स आते थे, एमसीक्यूज थोड़े कम थे। अब तो सारा क्वेश्चन पेपर ही एमसीक्यू की फॉर्म में बनेगा। तो यूं समझ लो कि अब तो मतलब बिना समझे कहानी आगे बढ़ाना बड़ा मुश्किल है। तो आपको ये क्लियर होनी चाहिए। ठीक है? हेलो हेलो हेलो। हाँ जी। तो अब हमारे सामने ये 2 और छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं। ये कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, बस जनरल बातें हैं, समझ लो। अभी हमने थोड़ी देर पहले प्रिंसिपल ऑफ फुल डिस्क्लोजर समझा था। उसमें था कि हमारे को पूरी मटेरियल इंफॉर्मेशन शो करनी चाहिए। तो ये है प्रिंसिपल ऑफ मटेरियलिटी। है ये भी वही चीज, अकाउंटिंग शुड डिस्क्लोज ऑल द मटेरियल इंफॉर्मेशन। Materiality here means the information which would have changed the result of the business, it if it would have been disclosed। यानी कि material information वो information होती है जो अगर छुपाई जाए तो रिजल्ट कुछ और आएगा, बताई जाए तो रिजल्ट कुछ और आएगा, तो उसे मटेरियल इंफॉर्मेशन कहते हैं। ठीक है? अब वो कह रहा है कि सर्टेन इंफॉर्मेशन में ऑल्सो बी फर्निश्ड इन फुटनोट्स। यानी कि जैसे कई चीजें होती हैं जो अकाउंटिंग में दिखाना पॉसिबल नहीं हो पाता, तो उन इंफॉर्मेशन को नीचे अलग से नोट्स बना के, जैसे कई जगहों पर आपने देखा होगा ना, ऐसे स्टार लगा के, नीचे स्टार लगा के लिख देते हैं, नीचे लिख देते हैं कंडीशंस अप्लाई, लिख देते हैं कंडीशंस अप्लाई। देखा है ना आप लोगों ने, कई जगहों पर लिखा होता है। तो इसका मतलब है कि उन्होंने नीचे नोट की फॉर्म में कुछ काम की इंफॉर्मेशन दी हुई है, जो अगर आपने नहीं पढ़ी तो कहानी अलग हो जाएगी। ठीक है? तो ये प्रिंसिपल ऑफ मटेरियलिटी है कि सारी मटेरियल इंफॉर्मेशन अगर डिस्क्लोज नहीं कर पा रहे हो तो कुछ इंफॉर्मेशन फुटनोट्स में दे दो, नीचे दे दो। और यहाँ पे वो कह रहे हैं मोस्ट कॉमन फुट इंफॉर्मेशन गिवन इन फुटनोट्स आर
information regarding contingent liabilities and information regarding market price of investments. अब ये दो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो फुट नोट्स में दिखाई जाती है। आप किसी भी बड़ी कंपनी की बैलेंस शीट देखोगे, अभी तो खैर आपको पता ही नहीं बैलेंस शीट होती क्या है, देखना क्या, तो आप उसमें ये वाली बात देखोगे। इसलिए मैं आपसे कह रहा था बहुत सारी बातें आपको फ्यूचर में क्लियर होंगी, क्योंकि जब तक आपको बनानी ही नहीं आती बैलेंस शीट तो आप उसको उसमें पढ़कर समझ क्या लोगे, कुछ समझ आएगा नहीं, उल्टा और दिमाग खराब हो जाएगा, बंदा कहेगा ये क्या नई नई बातें आ रही है। तो इसलिए यहाँ पर मैंने कोई भी ऐसा नाम ना लेने की कोशिश की है कि जो आपको समझने में दिक्कत हो, पर बुक्स ने ले रखा है नाम। अब इसके अंदर एक टर्म यूज की गई है कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी। कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी का मतलब कैन एनीबॉडी टेल? हाँ जी, इसका मतलब होता है एक ऐसी लायबिलिटी जो अभी लायबिलिटी नहीं है हमारी, मगर फ्यूचर में बन सकती है। समझ आई कोई बात? एक ऐसी लायबिलिटी जो अभी हमारी लायबिलिटी नहीं है मगर फ्यूचर में बन सकती है। बता सकते हो कैसे? ए और बी दो दोस्त हैं, ए और बी दो दोस्त हैं, और बी और सी भी दोस्त हैं, ठीक है। सी जो है वो बी के पास आता है और कहता है कि भाई मुझे ना 2 लाख रुपए चाहिए, 1 महीने में वापस कर दूंगा। बी कहता है यार मेरे पास नहीं है, ठीक है, बी कहता है मेरे पास नहीं है। अब सी को बहुत ज्यादा जरूरत है तो सी बी से रिक्वेस्ट करता है यार किसी से दिलवा दे। तो बी जो है वो ए से बात करता है कि यार मेरे एक दोस्त को पैसा चाहिए, क्या तुम्हारे पास है, तुम दे सकते हो? और ए मान जाता है। लेकिन ए बी से क्या कहता है कि ऐसा है मैं तुम्हारे दोस्त को नहीं जानता, मैं तो तुम्हें जानता हूं, तो अगर उसने पैसे नहीं दिए तो वो तुम्हें देने पड़ेंगे। और बी इस बात की गारंटी ले लेता है। और ये सारा काम जो है ना वो रिटर्न में होता है। रिटर्न मतलब रिटर्न एग्रीमेंट बना के ये काम हो जाता है। तो अब इसका क्या मतलब हुआ? बी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करना। बी, क्या वो 2 लाख रुपए बी ने देने हैं? नो सर। मगर अगर सी ने नहीं दिए तो बी को देने पड़ेंगे ना। यस सर। Yes, sir. इसका मतलब है ये बी के पॉइंट ऑफ व्यू से एक कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी है। तो अगर सी को कुछ हो गया या फिर सी ने पैसे देने से मना कर दिया तो फिर बी ने गारंटी ली है, तो लॉ कहता है कि भाई आप दो, ठीक है। यस सर। इज इट क्लियर? यस सर। और इसके अंदर एक लास्ट प्रिंसिपल दिया हुआ है, प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जेक्टिविटी। वो कह रहा है द कॉन्सेप्ट ऑफ वेरीफाइबल ऑब्जेक्टिव मींस दैट एवरी बिजनेस रिकॉर्ड मस्ट बी बेस्ड एंड सपोर्टेड बाय डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। मतलब हमारे पास बिजनेस के अंदर जितनी भी ट्रांजैक्शंस होती हैं उन सब का प्रूफ होना चाहिए, प्रूफ होना चाहिए।
एविडेंस होना चाहिए। जैसे ये एग्जांपल में कह रहे हैं, रिसिप्ट्स, बिल्स, इनवॉइसेस, कैश मेमोज, सैलरी बिल्स एंड डीड्स आर सम ऑफ द वाउचर्स यूज्ड एज डॉक्यूमेंट फॉर रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजैक्शन। यानी कि हमारे पास हर ट्रांजैक्शन का कोई ना कोई रिटर्न रिकॉर्ड होना चाहिए, मतलब रिटर्न एविडेंस होना चाहिए। ठीक है, बात समझ आ रही है? देखो ये बातें ना, सर हाँ जी बोलो। सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वाउचर्स? एक मिनट, ये देख रहे हो, दिस इज वाउचर। वाउचर बुक है, मैं आपको इसके अंदर का एक पेज दिखाता हूं। ये एक वाउचर हमने साइन कराया है। अभी जैसे आप लोगों को पता है, ठीक है, जैसे आप लोगों को पता है कि अभी हमारी बिल्डिंग के अंदर अभी रिसेंट में एक एक्सीडेंटल डेथ हुई है, तो अब हम उनके घर वालों को जो भी पैसा दे रहे हैं ना, उनके अंतिम संस्कार के लिए या फिर और चीजों के लिए, उनका मैं एक इसके अंदर एक वाउचर साइन करा रहा हूं, मतलब एक रिसिप्ट है। और उस रिसिप्ट को, मतलब वाउचर कह रहे हैं, यानी कि वाउचर्स कोई भी किसी भी रूप में हो सकता है। जैसे हम कैश का बिल लेते हैं, वो भी एक वाउचर है। वाउचर का मतलब है एक रिटर्न एविडेंस। ये वाउचर बुक जो है, ये साबित करती है कि हमने उनको पैसे दिए हैं अंतिम संस्कार के लिए, तो उसमें लिखवा लिया है कि हमने आपको 10,000 रुपए दिए हैं अंतिम संस्कार के लिए, और वो उन्होंने साइन कर दिया है। तो ये मेरे पास एक वाउचर आ गया। अब कल को मेरे को कोर्ट में बुलाकर पूछा जाएगा कि आपने इनको पैसे दिए थे, तो मैं ये शो करूंगा, मेरे पास ये डॉक्यूमेंट है। तो एक तरह से ये सारा रिटर्न में होना चाहिए। ओरल में होगा तो कोई मानता नहीं है उस बात को, यानी कि ओरल में तो सामने वाला कहते नहीं मैंने तो नहीं लिए पैसे, अब तो उसके साइन है। समझ गए बात? तो वाउचर इज बेसिकली यस सर। अ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, सिंपल शब्दों में। तो ये दो लास्ट के प्रिंसिपल्स कहते हैं। बाकी जो शुरू के प्रिंसिपल्स हैं, दे आर ऑल वन और दी अदर। जैसे मैंने आपसे कहा था, मनी मेजरमेंट है, अकाउंटिंग पीरियड है, बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल है। बिजनेस एंटिटी कहता है कि ओनर और सर अलग अलग होते हैं। हाँ जी, सर बीच में एक छूट गया, कंसिस्टेंसी। चाहिए इसके अंदर वो कह रहा है, इट इज ऑल्सो नोन एज कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी या प्रिंसिपल ऑफ कंसिस्टेंसी। ये बोल रहा है कि हमारा बिजनेस गोइंग कंसर्न है, यानी कि लंबे समय तक चलना है, तो इट हैज टू important conclusions are drawn by comparing accounting statements of the current year with statements of previous year. तो accurate comparison can be made if the methods and practice of recording and presentation of account does not change. यानी कि आपको लंबे समय तक एक जैसे तरीके से ही रिकॉर्ड मेंटेन करने हैं ताकि कंपैरिजन करना आसान हो। उसे कहते हैं कंसिस्टेंसी। जैसे हमारी क्रिकेट टीम होती है ना, कभी बहुत अच्छा खेलती है, कभी बहुत बेकार, तो वो इनकंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट तब होती जब वो लगातार अच्छा करती। उसी तरह लगातार आपको बिजनेस के रिकॉर्ड सेम तरीके से मेंटेन करने हैं। दिस इज कंसिस्टेंसी। ठीक है, कभी किसी तरीके से, कभी किसी